मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी एग्ज़ाम में 2006 ईस्वी में पूछा गया था और वो असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया था। और इसमें जो है 10 प्रश्न टोटल पूछे गए थे। लेकिन बच्चे लोग इसको देख के कुछ लोग घबरा भी गए थे, क्योंकि भाई ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन दिया था उस वक्त। क्योंकि उसने लिखा था, ये कॉमन एरर को न लिख करके इसने इस तरह से सेंटेंस को लिखा था। वो लिखा था क्या कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शंस। वो कह रहा है कि सेंटेंस को आप पढ़िए, है ना। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये पूरे सेंटेंस को करेक्शंस करने के बाद आपको फिर से लिखना है। और ये जो 10 प्रश्न है मैंने आपके लिए लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इन 10 क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लें। उसके बाद मैं एक एक कर सारे का आंसर्स मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ग्रामर पढ़ें तब भी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ें तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट का यहाँ पर जिक्र करता हूँ, ताकि आपको बखूबी अच्छे तरीके से हमारी बातें जो है आपको समझ में आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपने सारे प्रश्नों को बना भी लिया होगा। तो मैं अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 106, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि आई समटाइम्स स्टे अप ऑल नाइट, यही प्रश्न है ना। अब समझना है, यहाँ एक वर्ड आया है स्टे अप, देखिएगा। तो स्टे अप का मतलब क्या होता है ये समझना है। ये है स्टे अप, तो स्टे अप का मतलब होता है नॉट गो टू बेड, नॉट गो टू बेड, है ना। अर्थात बिछावन पर नहीं जाना। नॉट गो टू का मतलब क्या हुआ, बिछावन पर नहीं जाना। दूसरा मीनिंग इसका क्या कर सकते हैं, यानी बिछावन पर गया ही नहीं, इसका मतलब क्या रहा, जागते रहना होता है। दूसरा हिंदी इसका क्या होता है, जागते रहना होता है। ठीक है। अब देखिए कहता है क्या कि आई समटाइम्स स्टे अप ऑल नाइट। ऑल नाइट का मतलब होता है थ्रू आउट द होल नाइट, है ना, सारी रात। तो कहता है मैं कभी कभी सारी रात जो है क्या करता हूँ, जागते रह जाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर आई है, आई के साथ ये एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ जो वर्ब देखेंगे तो आई के साथ भी का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ स्टे अप जो वर्ड है वो समझना है। अगर इस वर्ड को आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी समस्याएं नहीं होगी। स्टे अप का मतलब होता है जागते रहना, तो यहाँ सही। इसको जब आप करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे समझ से इसमें करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। सेम सेंटेंसेस को आप उतार दीजिए कि आई समटाइम्स स्टे अप ऑल नाइट। बस यही सिर्फ आपको लिख देना है। इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, सिर्फ वर्ड मीनिंग का झमेला था। जिसको वर्ड मीनिंग नहीं आता था उनके लिए दिक्कत हुआ होगा साबित, लेकिन जिनको ये वर्ड मीनिंग आ रहा था पहले से, तो समझिए कि मेरे समझ से उनके साथ कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि दे ऑफन डू देयर होमवर्क इन द टाइम। अब देखिएगा कुछ ऑटोमेटिक यूज होते हैं जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दे ऑफन डू देयर होमवर्क, वे अपना गृह कार्य जो है करते हैं इन द टाइम माने समय पर। देखिए सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो चीज़ सुनने में अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रामेटिकली भी अच्छा हो। तो ये गलत है। ये गलत क्या है इसको आपको समझना है, जो मैं बता देता हूँ। देखिएगा आप गलत खुद समझ जाइएगा। देखिए एक तरफ मैं लिखता हूँ इन द नो टाइम, ये जो है ना बाबू ये गलत शब्द है। इन द टाइम जो है ये क्या है, गलत शब्द है। इसको अगर आप शुद्ध करते हैं तब होता है इन टाइम, यानी इन द टाइम के बीच में जो है कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। ये एक ऑटोमेटिक यूज़ है, और ऑटोमेटिक यूज़ ऐसा है कि ये बताता है कि इन दोनों के बीच जो है कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको रटने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इधर वाला है जो गलत है, और इधर वाला है जो क्या है बिल्कुल सही है। यानी इन द टाइम का शुद्ध रूप क्या होता है, इन टाइम होता है ना। इसी तरह से कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है, ऑन द टाइम भी मिलता है लिखा हुआ। तो ऑन द टाइम भी गलत है, इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा। ये गलत और ये सही है, ऑन टाइम। तीसरा देखेंगे इन द डिमांड लिखा हुआ रहता है, इन द डिमांड, ये भी गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है इन डिमांड, है ना, ये सही है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है ना।
ऑन डिमांड भी होता है, ऑन द डिमांड, ये भी गलत है। ऑन द डिमांड का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, ये होता है ऑन डिमांड होता है, द कभी लगता ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। इन द हेस्ट, इन द हेस्ट, इन द हेस्ट, ये भी गलती है। इसका जो सही रूप होता है वो क्या होता है, ये होता है इन हेस्ट। यानी इन दो शब्दों के बीच जो है कभी भी आर्टिकल का जो है इस्तेमाल नहीं होता है, खास करके द का इस्तेमाल, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल जो है नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट को नोट करते चलेंगे और यकीन मानिए जब ये सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सारी चीज़ याद करते जाए। क्योंकि देखिए बहुत से बार ऐसा हुआ है ना कि एक ही प्रश्न को जो है बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इस पर आप खास ध्यान देंगे, जो कि मैं बार बार मैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, है ना। इसमें कभी गलत करने का प्रयास ना करें और नोट्स को जरूर एकत्र करते जाएं। इट विल हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। देखिए 108 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कहता है आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स। आप देखेंगे यहाँ पर गलती क्या किया है, जो समझने वाली बात है जिसको कि हम समझेंगे। आई हैव सोल्ड, सबसे पहले देखेंगे आई के साथ इसने हैव का प्रयोग किया है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और याद रखेंगे, और हैज हैव के बाद अगर वर्ब आता है ना, ये याद रखना है कि अगर हैज और हैव रहे, इसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो क्या आएगा, V3 आता है। और V3 नहीं आएगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके बाद नाउन आ सकता है ना। तो देखिएगा हैव के बाद V3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑल माई फर्नीचर्स, है ना, ऑल माई फर्नीचर्स। देखिएगा इसमें गलती क्या किया है, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं ना जो हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के रूप में रहते हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं होता। जिसमें एक वर्ड है फर्नीचर, FURNITURE। फर्नीचर क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। फर्नीचर का कभी भी प्लूरल जो है एस लगाकर नहीं बनाया जाता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। फर्नीचर जो है ये अगर फर्नीचर्स लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्नीचर का कभी प्लूरल होता ही नहीं है। फर्नीचर हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में रहता है, FURNITURE, ये सही है। फर्नीचर्स गलती है, फर्नीचर का कभी प्लूरल नहीं होता। तो अब जब इसको आप सही करेंगे तो सही क्या हो जाएगा, आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स है। फर्नीचर्स की जगह पर आपको सिर्फ कर देना है फर्नीचर। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ, देखते चलेंगे। 109 क्या कहता है कि द इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश। देखिएगा, याद रखिएगा, अंग्रेजी से अगर भाषा का व्यक्त हो, अंग्रेजी जो है अगर भाषा हो, इंग्लिश क्या हो, इंग्लिश अगर भाषा हो, इंग्लिश अगर भाषा हो तो इसके पहले जो है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। आर्टिकल, है ना, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर इंग्लिश के पहले द इंग्लिश लिख दिया जाए, इंग्लिश के पहले क्या चीज़ लिख दिया जाए, द इंग्लिश लिख दिया जाए, तो द इंग्लिश जो है वहाँ के नागरिकता को शो करता है, जो जिस देश का वासी है। इंग्लैंड का एडजेक्टिव होता है इंग्लिश, और इंग्लिश के पहले जब द लगता है तो इसका मतलब हो जाता है अंग्रेज लोग। क्या हो जाता है, अंग्रेज लोग। अब देखिए यहाँ कहता है द इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश। देखिए गलती क्या क्या, यहाँ पर द इंग्लिश लिखा है, ये गलती है। अगर इसको यहाँ पर इंग्लिश को यदि हम भाषा बना देते हैं तब हो जाएगा इंग्लिश, है ना। उसके बाद हो जाएगा इज, इंग्लिश के देखिए सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कहता है इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। और बाई के बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, है ना। यानी हो गई कि अंग्रेजी भाषा, यहाँ इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है बाय द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 109 जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आप फ्री में ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें 1000 विद्यार्थियों की आवश्यकता है। और जब तक 1000 विद्यार्थी नहीं आते मैं लाइव नहीं आ सकता। और जब हमारे पास 1000 विद्यार्थी हो जाएंगे तो मैं लाइव आकर के, है ना, तो मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर के मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करूँगा और सारे ग्रामर चैप्टर्स को मैं
वन बाय वन एक एक टॉपिक्स को मैं डील करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 110 की ओर मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, इसको जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहता द टीम इज़ वेरी हैप्पी विथ देयर कैप्टन। अब देखिएगा, एक आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, याद रखेंगे, एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सेम है ना। कलेक्टिव नाउन जो है याद रखेंगे, यदि इससे एक ग्रुप का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन माने होता है समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिससे झुंड, भीड़ या समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है टीम हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गया। टीम में एक खिलाड़ी नहीं है ना, क्योंकि ये लोगों का समूह है। चाबी का गुच्छा हो गया। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, सॉरी कलेक्टिव नाउन है। ये सारे के सारे कौन से नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। अब ध्यान क्या देना है कि जब ये ग्रुप में रहते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, और जब ये ग्रुप से बिखर जाते हैं ना तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाते हैं। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जब हो जाएंगे तो इसका जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं रहेगा, बल्कि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है द जूरी कंसिस्ट नहीं होगा, कंसिस्ट होगा ऑफ 5 पर्सन्स। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि पंच जो होता है ना, कंसिस्ट ऑफ माने मिला होता है 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्तियों के मिलने से जूरी का निर्माण होता है। मिनिमम जूरी में कितना व्यक्ति चाहिए? 5 व्यक्ति चाहिए। देखिए यहाँ पर ग्रुप का बोध हो रहा है, लेकिन अब जैसे ही पंच अगर बैठता है और जब डिसीजन देता है और पांचों व्यक्ति माने 5 जूरी का जो 5 सदस्य है, अगर वो अलग अलग डिसीजन दे देता है, अलग अलग फैसला सुना देता है, तो वहाँ पर वो अलग हो जाता है। तो वहाँ पर वो कलेक्टिव नाउन ना कहला करके नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है। तो वहाँ पर जैसे इस तरह से देखिए, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि द जूरी बेयर डिवाइडेड, है ना। द जूरी बेयर डिवाइडेड। देखिएगा यहाँ पर मैंने बेयर लिखा है, मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप का बोध करा रहा है। और यहाँ पर देखिए पंच जो है क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है इनटू दियर ओपिनियन, इनटू दियर ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन, है ना। तो जब अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एक तो ये ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये भी देता है कि ये लास्ट वाला देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर दियर लिखा है, तो दियर जो है प्लूरल को शो करता है। तो यहाँ पर जो इज का इस्तेमाल किया है ना, वो बिल्कुल गलत है। और दूसरा चीज़, टीम से जो है खिलाड़ी के दल का बोध होता है, और खिलाड़ी के दल में लगभग 12 खिलाड़ी होते हैं। तो कहता है कि सारे के सारे जो 12 खिलाड़ी हैं वो अपने कैप्टन से क्या हैं? खुश हैं। तो यहाँ पर इज के स्थान पर जो है आर का प्रयोग अगर कर दिया जाता है तो बिल्कुल वाक्य सही होगा। यानी जब आप सेंटेंस को सही करेंगे तो वो सेंटेंस होगा कि द टीम आर वेरी हैप्पी, द टीम आर वेरी हैप्पी विथ देयर कैप्टन। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 110 आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। देखिएगा मैंने बताया था, देखिएगा मैंने बताया नहीं था, लेकिन इस बार मैं फिर से मैं बता रहा हूँ। मैं क्लासेस में मैं तो बहुत बार ये चीज़ को मैं बता चुका हूँ कि देखिए अपना का अंग्रेजी जो होता है ना, सिचुएशन के अनुसार चेंज होते चल जाता है। जैसे शुरू में अगर आई लिखा हुआ है तो अपना का अंग्रेजी माई होगा, शुरू में बी लिखा है तो आवर होगा, अगर यू लिखा है तो योर होगा, अगर ही लिखा है तो हिज होगा, सी लिखा है तो हर होगा। और ध्यान देंगे यदि वन लिखा हो, ONE वन लिखा हो, और जब इसको में अपना का अंग्रेजी करना हो यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बनाना हो, तो इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफिस से देकर के ये होता है वंस होता है। तो देखिए समझ गए होंगे। यानी लिखा है कि वन का मतलब होता है हम लोगों को या किसी को भी शुड डू माने करना चाहिए, हिज ड्यूटी माने अपना कर्तव्य, किसी को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पर वन है, और वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो कभी भी हिज नहीं होता है, वो क्या होता है? वंस होता है। यानी क्वेश्चन नंबर जब 111 को आप सही करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। अगर ये करते हैं तो आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूं कि क्वेश्चन नंबर 111 आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे क्या कहता है? ही इज़ आवर म्यूचुअल फ्रेंड, यही है ना, ही इज़ आवर म्यूचुअल फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है मैं जो बातें मैं बता रहा हूँ, कहता है कोई एक व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों का दोस्त हो तो वह व्यक्ति उन व्यक्तियों का कॉमन फ्रेंड होता है ना। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि फ्रेंड के साथ कभी भी म्यूचुअल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है ना। म्यूचुअल फ्रेंड जो है ना बाबू, ये गलत शब्द है। म्यूचुअल MUTUAL म्यूचुअल फ्रेंड,
म्यूचुअल फ्रेंड, ये क्या है, गलत शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होता है ना, ये गलत है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है कॉमन फ्रेंड। देखिए एकदम याद रखें, बोलने में बहुत इस्तेमाल होता है ना। फेसबुक वगैरह पर आप लोग बोलते हैं कि हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है ना, तो म्यूचुअल फ्रेंड होता नहीं है, ये ग्रामेटिकली गलत है। म्यूचुअल फ्रेंड का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉमन फ्रेंड। और म्यूचुअल का अर्थ होता है पारस्परिक, ये तो आपको पता होगा पहले से ही। म्यूचुअल का हिंदी क्या होता है, पारस्परिक होता है। तो म्यूचुअल का देखिए किसके किसके साथ ये सही हो जाता है। देखिए ये म्यूचुअल फ्रेंड गलत है। देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, ये सही शब्द है, MUTUAL, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सही शब्द है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये सही है। दूसरा ध्यान देंगे, म्यूचुअल हेट्रेड भी सही है, MUTUAL, म्यूचुअल हेट्रेड, ये भी सही है। दूसरा ध्यान देंगे, म्यूचुअल लव, MUTUAL, म्यूचुअल लव, ये भी सही शब्द है। तीसरा है म्यूचुअल सस्पिशन, MUTUAL, म्यूचुअल SUSPICION, सस्पिशन, है ना। एक और देख लेंगे, म्यूचुअल अफेक्शन, MUTUAL, म्यूचुअल अफेक्शन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब सही है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल हेट्रेड, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल सस्पिशन, म्यूचुअल अफेक्शन होता है, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड कभी नहीं होता है। म्यूचुअल फ्रेंड का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉमन फ्रेंड। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112 में क्या करेंगे, म्यूचुअल के स्थान पर यदि कॉमन आप लगा देते हैं तो ये वाक्य जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जिक्र तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने बताया है इस चीज़ को, कि है ना, कि मैंने उदाहरण भी सेम दिया था शायद लगता है। तो उसमें ये कहता है कि द जूरी बेयर डिवाइडेड, देखिए यहाँ जो है जूरी जो है बट गया है, यानी बट गया है, इसका मतलब जो है एक ग्रुप में अब ये नहीं है। जब बट गया, बटने का सेंस हो, तितर बितर होने का सेंस हो, और शुरू में यदि कलेक्टिव नाउन लगा हुआ हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। देखिए डिवाइड हुआ है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, अब तो यानी ये प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल है बाबू, तो याद रखिएगा अपना का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पर इट्स नहीं होगा। अभी मैंने बताया था पिछले बार भी कि आई रहेगा तो अपना का अंग्रेजी क्या होता है, माई होता है ना। बी रहता है तो आवर होता है, अभी बता रहा था ना, कुछ देर पहले मैंने बताया था। आप देखेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन रहता है बाबू, तो सिंगुलर नाउन रहता है तो अपना का अंग्रेजी हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, और इट्स भी हो सकता है। लेकिन यदि प्लूरल नाउन रहेगा तब अपना का अंग्रेजी क्या होगा, THEIR, दियर होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट्स लिखा है, यही गलत है। यानी जब सही करेंगे इस सेंटेंस को तो हो जाएगा कि द जूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, है ना। सही करेंगे तो क्या होगा, द जूरी वेयर डिवाइडेड, है ना, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन, ये सही होगा। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 113 आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। तो 114 जो है बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे आप। सबसे पहला चीज़ दिमाग लगाना है कि टेबल जो है निर्जीव चीज़ है, और निर्जीव चीज़ के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। जब चीज़ें निर्जीव हो तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है ना। देखिए मैंने जैसे देखिएगा, नाउन का जो पॉजिटिव केस है ना, वो 3 तरीके से बनता है। अगर शुरू में सजीव रहे, क्या रहे, शुरू में अगर सजीव रहता हो, शुरू में क्या रहता हो, सजीव रहे, शुरू में सजीव रहे, तो ये या तो अपॉस्ट्रोफी एस का इसमें इस्तेमाल होगा, या तो अपॉस्ट्रोफे का इस्तेमाल होगा। पहला, शुरू में अगर सजीव रहे तो पहला एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऑफ के द्वारा भी इसको बनाया जाता है। लेकिन अगर शुरू में निर्जीव रहे, शुरू में निर्जीव रहे, क्या रहे, निर्जीव रहे, तो इसको सिर्फ एक ही चीज़ के द्वारा बनाया जाता है, और वह है ऑफ के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि द टेबल सिलेक्ट लिखा है, शुरू में निर्जीव है, तो निर्जीव है तो इस तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। और जब ऑफ का इस्तेमाल होता है तो याद देंगे कि जो सीधे लिखा हुआ है उलट के लिखाएगा, है ना। जैसे अंग्रेजी देखिएगा, लिखा हुआ है टेबल का पैर, टेबल का पैर है, यही है ना। तो जब इसको अंग्रेजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, सबसे पहले पैर का अंग्रेजी करेंगे तो हो जाएगा द लेग्स, है ना। फिर का अंग्रेजी करेंगे तो हो जाएगा ऑफ, और जो फिर आपका जो टेबल है तो टेबल रह ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि शुरू में यदि निर्जीव संज्ञा रहे तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो गलती है इस सेक्शन में किया गया है, द टेबल्स लेग्स लिखा है, इसके स्थान पर होना चाहिए था कि द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न कहता है, शी
सी गेव मी, उसने मुझे दिया मेनी एडवाइसेस, बहुत सारे सलाह। अब देखिएगा यहाँ गलती क्या 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 है। सबसे पहला देखिएगा एडवाइस जो है, एडवाइस का कभी प्लूरल होता नहीं है। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, तो एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है। और जब प्लूरल नहीं होता है तो बाबू इसके पहले मेनी का भी इस्तेमाल नहीं होगा। यानी जब आप इसको सही करेंगे, लेकिन मेनी तो दिया है तो क्या करेंगे, मेनी के स्थान पर पहले तो एडवाइसेस भी नहीं होगा और मेनी तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहला गलती ये क्या कि एडवाइसेस किया है, तो इसको अगर आप सही करेंगे तो सी हो गया, फिर गेव हो जाएगा, फिर मी होगा। और मेनी के स्थान पर यदि ये लॉट ऑफ अगर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, ये लॉट ऑफ अगर लिख दिया जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये लॉट ऑफ के बाद दोनों तरह का नाउन आता है, अनकाउंटेबल आता है या तो प्लूरल आता है, और ये लॉट ऑफ के बाद एडवाइसेस नहीं, क्या होगा, एडवाइस होगा। ध्यान देना, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस कैसा नाउन है, ADVIC, एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता है ना। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, इसको आप पॉइंट उसको नोट कर लेंगे कि एडवाइस का कभी प्लूरल नहीं होता है। कभी भी इसका प्लूरल बनाने की कोशिश न करें, खास करके सलाह के सेंस में। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आप हमारी ये बातें जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आज मैंने जो है आपके लिए जो 10 प्रश्न लाया था, मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले फ्यूचर्स में। तो मैंने जितने भी सारे पॉइंट्स बताए हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ और मैं बातें बता दूं, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूं कि अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं, यदि आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो हमारे नीचे स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके जो है उस नोट्स को ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।